नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का C9 के कुरुक्षेत्र में। प्रश्नों के स्पष्टीकरण के साथ मैं योगेंद्र सिंह चौहान आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल 18 जनवरी को आपने हिस्ट्री ऑफ इंडिया के आदित्य प्रश्नों का संग्रह देखा था और उन्हीं प्रश्नों का आज हम सटीक विश्लेषण करेंगे। इसकी पीडीएफ आप हमारी C9 के hub.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर टाइप कीजिएगा C9 के हब। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.c9khub.com। वहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और पीडीएफ को भी, और अन्य और भी पीडीएफ वहां पर उपलब्ध है, उनको भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। C9 के कुरुक्षेत्र पे आपको क्या बेस्ट मिलता है? ऐसे प्रश्नों का संग्रह जो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनकी पूरी संभावना बनी हुई है। आदित्य प्रश्नों का संग्रह आपने देखा है, यहाँ पर विश्वसनीय प्रश्नों को देखा आपने। सभी प्रश्न विशेषज्ञों के द्वारा अनुसंधान के माध्यम से रखे जाते हैं। C9 के कुरुक्षेत्र पर मेगा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 103 रुपए में 4 माह के लिए। क्वेश्चन वेक्टर स्पेशलिस्ट टीम जो हमारी है, धर्मेंद्र तिवारी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर विशेषज्ञ इतिहास के और निशुल्क मार्गदर्शक, संजय मोहन भटनागर सर, विशेषज्ञ विज्ञान व तकनीकी में, सत्येंद्र सिंह सर, असिस्टेंट प्रोफेसर विशेषज्ञ भूगोल में निशुल्क मार्गदर्शक, शैलेंद्र यादव सर, विशेषज्ञ विज्ञान प्रौद्योगिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था में, योगेंद्र सिंह चौहान सर, परमार राजवंश ग्रंथ रत्नमाला के सहायक शोध प्रस्तुतकर्ता, इसके अलावा विशेषज्ञ एमपीजी के इतिहास और हिंदी में, राहुल तिवारी सर, डायरेक्टर ऑफ C9 के कुरुक्षेत्र, विक्रम सिंह सर, विशेषज्ञ है करंट अफेयर्स में। तो ऐसे ही स्पेशलिटी टीम के द्वारा प्रश्नों का संग्रह किया जाता है। टेस्ट सीरीज 15 जनवरी से शुरू हुई है, 20 अप्रैल तक चलेगी। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि 4 महीने के लिए आप मात्र 103 रुपए में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वेबसाइट को विजिट करें। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारे इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेगा टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं। 18/1/2022 हमने इतिहास का एमसीक्यू दिया था और उसका आज सटीक विश्लेषण देखेंगे आप। टोटल आपको 38 टेस्ट मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर से। FLT मिलेंगे फुल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और CSET। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, इतिहास विज्ञान है ना कम ना अधिक, ये कथन किसका था? यहां पर आपको आंसर करना था, ये जो कथन था व्योरी, या इनको व्योरी भी कहेंगे हम। इसका राइट आंसर था, इन्होंने क्या किया था, 1930 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने भाषण में उन्होंने यह कथन कहा था कि जो इतिहास है वो विज्ञान है ना कम है ना अधिक। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है? इसमें आपको आंसर करना था डी वाला ऑप्शन, दिव्यदान। अब इसमें क्या था, इसमें संस्कृत और बौद्ध कथाओं का एक विशाल संग्रह है। इसके अलावा आप यहां पर यह भी पाएंगे कि आर्यमुंज में श्री मूलकल्प में गुप्त सम्राटों का विशेष वर्णन यहां पर हमें मिलता है। तो इसकी जो भाषा थी वह संस्कृत थी। मध्यपाषाणकालीन मानव में सौंदर्य का बोध प्रश्न था और उत्तर विकल्प रखे गए थे, था, नहीं था, स्पष्ट नहीं, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको यहां पर सीधा आंसर करना था। मध्यपाषाण काल में हम देखते हैं कि सौंदर्य का बोध वहां पर था, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप पाएंगे आदमगढ़ भीमबेटका जो है, और इसके अलावा यहां से अन्य स्थानों से भी आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर था कि हां था। वहीं आप सौंदर्य के बोध में पाएंगे पंचमढ़ी जो है,
आप कहेंगे सर हमने इसको जरूर पढ़ा है, मामा भांजा का शैलेश्वरी यहाँ पर है 29 चित्र। मैं 29 चित्रों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऐसे शैल चित्र की बात कर रहा हूं जहां पर एक ऐसा शैल चित्र है, ऐसा चित्रण देखने को मिलेगा आपको कि पंचमढ़ी में एक व्यक्ति जो है टहंगी से मधुमक्खी छत्ते को ले जा रहा है और उसे देखकर ये प्रतीक होता है कि मधुमक्खी का जो शहद होता है वह शहद बेचता होगा और उसके बदले में उसको मांस के बदले में वो देता होगा। तो ऐसा सटीक विश्लेषण यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। औरंगजेब मराठों को परास्त नहीं कर सका। मराठों की सेना औरंगजेब की सेना से अधिक थी। हमारा एक डी वाला ऑप्शन यहां से विलुप्त है, ठीक है, तो उसके लिए मैं वापिस चाहूंगा आपसे। कोई दिक्कत नहीं, डी वाला ये था। डी में आप पाएंगे यहां पर मराठों में देशभक्ति की भावना अधिक थी तथा वह छापामार लड़ते थे। तो इसका राइट आंसर जो डी विकल्प दिया गया था उसको आप देखेंगे यहां पर। आज की हमारी किस स्थानीय शासन की संस्था की तरह पाटलिपुत्र का प्रशासन चलाया जाता था? बहुत ही सिंपल था ये, और यहां पर आपको आंसर करना था नगरपालिका। बी नगरपालिका आंसर करना था। पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, 600 ईसा पूर्व का यहां से इतिहास देखने को मिलता है इसके पूर्व से। और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर 34वीं शताब्दी में इसको राजधानी बनाया, जबकि 16वीं शताब्दी में इसको एक और पहचान मिली जब शेरशाह सूरी ने यहां पर रूल किया। उसके बाद अजातशत्रु आए और उन्होंने यहां पर इसकी सुरक्षा को मजबूत किया लिच्छवी शासकों से बचाने के लिए। इसके अलावा शहजादा अजमू शान जो था उसने यहां पर वह पटना का गवर्नर रहा, जो कि औरंगजेब का पोता था। इसके अलावा यहां पर और भी प्रयास किए गए कि नाम परिवर्तन भी किए गए थे, बट आपको इतना याद रखना है, यहां पर बाकी डिटेल जो पीडीएफ में वो उपलब्ध है आपके लिए। भारत पर प्रथम अरब आक्रमण अखराता मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? तो ये वलीद जो था खलीफा उसका सेनापति था। 721 में ये हमला होता है। एमपीपीएससी का प्रश्न भी रहा, जो कि उमिया वंश का जो था उसका ये सेनापति था और इसने यहां पर आक्रमण किया था। आक्रमण में जो दाहिर था राजा वो परास्त हो जाते हैं और उनकी जो सूर्य देवी वगैरह जो दो लड़कियां होती है उनको बंधक बना लिया जाता है। और ये वलीद मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है कि उन दोनों उसकी बेटियों को इसके खलीफा के पास पहुंचा देता है। मैं मंत्र निर्माता हूं, मेरे पिता वैद्य है और मेरी मां अनाज पीसने वाली है, यह कथन किस वेद में उल्लेखित है? यहां पर आपको राइट आंसर करना था आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ, या कहें कि विश्व की प्राचीनतम पहली पुस्तक ऋग्वेद। ऋग्वेद में आप पाएंगे 117 इसमें सूक्तों की संहिता है और 11 इसमें आपके बालाखिलिया है, बालाखिलिया। टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं? यह आपके 1028 और इस तरह से आप यहां टोटल सूक्त देख पाते हैं। तो इसका राइट आंसर था डी। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? यहां पर राइट आंसर करना था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 13वीं शताब्दी में यहां पर ये आए थे और इन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ये आपने कई बार देखा होगा ये लिखा हुआ शब्द, या गरीब नवाज। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्रवेश द्वार है उसको क्या कहा जाता है? तो निजाम गेट। क्या कहा जाता है उसको? निजाम गेट कहा जाता है, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा यहां पर शाहजहानी गेट है जिसे शाहजहां ने बनवाया था, और इसके अलावा शाहजहानी गेट के बाद बुलंद दरवाजा है यहीं पर, यहां पर भी। और उर्स की जो शुरुआत होती है, या कहें कि जो चिन्हित है
बुलंद दरवाजे के ऊपर जो उर्स का झंडा है वह फहराया जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती याद रखना है। भारतीय इतिहास में दूसरे सिकंदर के नाम से प्रसिद्ध यह किसको जाना जाता है? तो इसमें आपको आंसर करना था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को भारतीय इतिहास में दूसरे सिकंदर के नाम से जानते हैं। इसका शासनकाल जो है मंगलों के भयानक आक्रमणों के लिए विख्यात रहा है और इसने क्या किया था कि बलबन के लोहा एवं रक्त नीति को अपनाया था। इसके अलावा अमीर खुसरो जो है, हसन दहलवी है, इसके जो प्रसिद्ध कवि थे वो इसी के दरबार में थे। वहीं अगर हम अमीर खुसरो की बात कर लें तो अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। इसके अलावा वीणा का संशोधन किया था और मांडू भी आए थे जब इसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आईन मुल्क ने 1305 में मालवा पर आक्रमण किया था। औजार बनाने वाले मानव को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? बहुत सिंपल था, ये ज्यादा कोई कठिन तो था नहीं। ये यहां पर आपको आंसर करना था होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस माफ कीजिएगा, ये आपको याद रखना था। अगला प्रश्न था आपका, सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु से अपरिचित है? यहां पर आपको आंसर करना था अश्व, घोड़े से अपरिचित है। ऊंट था, भैंस था, बैल भी था। जो नहीं था वो आपको याद रखना है, अश्व मतलब घोड़ा नहीं था यहां पर। अब एक चीज और है यहां पर कि ऊंट के अवशेष प्राप्त होते हैं जो बहुत कम आपको पढ़ने को मिलते हैं, मिले हैं यहां पर अधिक लोकप्रिय नहीं था वो। और अश्व से लोग यानी कि घोड़े से अपरिचित है। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर हुई थी। से इसका राइट आंसर था। भद्रबाहु के प्रभाव से इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और फिर ये कर्नाटक में चंद्रगिरी जो कि श्रवण बेलगोला पड़ते हैं वहां पर याद रखिएगा, चंद्रगिरी गए थे ये जो श्रवण बेलगोला के पास में पड़ता है। और इन्होंने क्या किया था कि इसकी जो अध्यक्षता की थी, इसके जो अध्यक्ष थे वह स्थूलभद्र थे और प्रमुख कार्य क्या था कि विलुप्त बिखरे हुए ग्रंथों का यहां पर संग्रह करना। इसके अलावा अगर देखेंगे कि उज्जैन का जो प्रसिद्ध राजवंश था गर्दभिल्ल द्वारा भी जैन धर्म को अपनाए जाने के या जैन साहित्यों में कहीं संग्रह देखने को मिल जाते हैं, कहीं कथाएं उसकी वहां पर उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर था सी। शेरशाह अकबर का अग्रवर्ती इसलिए था क्योंकि शेरशाह की भूमि सुधारों को अकबर ने अपनाया। शेरशाह की नीतियों सुधारों से अकबर ने प्रेरणा ली। शेरशाह की लोक हितकारी नीति अकबर ने अपना ली। अकबर ने शेरशाह की धार्मिक नीति का अनुसरण किया। बहुत सिंपल था यहां पर। इसका राइट आंसर था ए। शेरशाह की जो भूमि सुधारों जो थी उसको इसने अपना लिया था। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि 1572 में इसने सूरत का बंदरगाह और उसके अलावा कपास की खेती को संरक्षण प्रदान किया था गुजरात में। तो यह आपको याद रखना है। कनगी का अर्थ होता है, इसमें सिंपल था, इसका अर्थ होता है पवित्र पत्नी। सी आंसर करना था। इसमें क्या होता है कि एक आदर्श और पवित्र होता है जिसमें इसका अर्थ होता है आदर्श तथा पवित्र। पत्नी इसी को एक देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा जाता था उस समय। तो राइट आंसर था सी। ऐतिहासिक शब्दावली से लिया गया प्रश्न था ये। किस भारतीय शासक ने सिकंदर को सिंधु नदी पार करने में सहायता प्रदान की और उसका भव्य स्वागत किया? तक्षशिला का शासक अंबी क्या करता है कि अपना राजदूत पहुंचाता है और ओ हिंद के वहां पर वह उसकी मदद करता है ब्रिज वगैरह बनवाने में। जब मसगक की लड़ाई में
सिकंदर विजित होता है, उसके बाद उसका अगला पड़ाव होता है सोने की चिड़िया यानी कि भारत की ओर आता है। और यहां पर क्या करता है, वह डैम का निर्माण करता है, माफ कीजिएगा ब्रिज बनवाता है। 30 दिन के लिए वो क्या करता है कि जो इसकी आर्मी होती है वो थक जाती है काम करते करते, तो 1 महीने के लिए उनको रेस्ट देता है, 30 दिनों के लिए कि आराम कीजिए, कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करेगा इस वक्त। तो तक्षशिला का जो राजा था वह स्वागत करता है, उपहार लेकर जाता है, अपने राजदूत के माध्यम से पहुंचाता है और आत्मसमर्पण कर देता है सिकंदर के सामने। तो यह आपको याद रखना है। सिकंदर ने जब यहाँ पर ओ हिंद के स्थान पर जब ब्रिज का निर्माण किया तो देवी या देवताओं को खुश करने के लिए उसने बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि भी दी थी। कौन सा शासक संगीत से घृणा करता था? भारतीय इतिहास में एक ही शासक था ऐसा, औरंगजेब, जो संगीत से बहुत ज्यादा घृणा करते थे। उनका मानना था कि संगीत वो फुटी आंखों से देखते थे, यानी कि बेकार है, यह सब अच्छी चीजें नहीं है। संगीत चरित्र का दिवाला निकालने में सबसे अधिक सहायक है, सिंबल है। संगीत के द्वारा मानव हैवान तक बन जाता है, संगीत मनुष्य को पशु बना डालता है। कुल मिलाकर कहे तो औरंगजेब की जो सोच थी संगीत के प्रति एकदम दुनिया के विपरीत थी। जबकि संगीत के बारे में जो कहा गया है विश्व में, इतिहास में, कि संगीत के माध्यम से या तानसेन जब अपनी तान छेड़ते थे तो वर्षा हो जाती थी, ठीक है, दीप जल उठते थे। और वैसा औरंगजेब यहाँ पर उसको उल्टा बताते हैं। तो भारतीय इतिहास में ऐसे ही एक शासक थे औरंगजेब। फिरदौसी किसका प्रसिद्ध दरबारी विद्वान था? ये मोहम्मद गजनवी का था। फिरदौसी मोहम्मद गजनवी का एक प्रसिद्ध दरबारी विद्वान था। इसने शाहनामा पुस्तक को लिखा है, इसकी रचना है शाहनामा। पीडीएफ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, वहां से आप एप्लीकेशन पे जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहलाता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों के कारण भारतीय इतिहास का सल्तनत काल का अकबर कहलाता है। इसने क्या किया था कि जो आकाश से बिजली गिरने से जो कुतुब मीनार थी वो ध्वस्त हो गई थी, उसकी जो 5वीं मंजिल थी उसका इसने पुनर्निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से सर्वाधिक दानी शासक कौन था? हर्षवर्धन। डी। हर्षवर्धन प्रयाग में प्रति 5 वर्षों में एक दान समारोह आयोजित करता था। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा दानी शासक माना जाता है हर्षवर्धन को इतिहास के पन्नों में। तो याद रखेंगे डी, हर्षवर्धन। इसके अलावा अगला प्रश्न था प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसको माना जाता है? यहां पर सिंपल आंसर करना था आपको कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसको माना जाता है। सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। सैनिक उपलब्धियों के अतिरिक्त इसकी महानता अधिक थी और भारत का ऐसा प्रथम सम्राट था जिसने भारत में राजनीतिक एकता का सूत्रपात किया था। तो इसलिए प्रथम ऐतिहासिक सम्राट जो माना जाता है वह चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। तृतीय बौद्ध संगति कितने माह तक चली थी? यह अशोक के 17वें शासनकाल में हुआ था। इसने मोगलीपुत्र तिष्य, मोदलयान पुत्र तिष्य जो था उसके सभापतित्व में बौद्ध संघ की अतिरिक्त फुट जो पड़ गई थी उसको दूर करने के लिए आयोजित की गई थी। एक सभा बुलाई और उसमें यह डिसीजन लिया गया कि कितने कहाँ का विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके बाद ही पूरे विश्व में या कहें कि सांची से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति के बाद ही हुआ था। अब कितने महीने चली थी यह प्रश्न पूछा गया था। ये 9 महीने चली थी। 9 महीने तक विचार विनिमय के बाद यह सभा विसर्जित हुई। तो यह आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया था? यहां पर राइट आंसर था डी, जलहन ने। पृथ्वीराज तृतीय के कवि, दोस्त
चंद्र बरदाई, जिन्होंने इसको लिखा और कंप्लीट करने का काम किया था उनके पुत्र जलहन ने। पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर और दिल्ली दो राजधानियों पर रूल करते थे, यानी कि दो उनकी राजधानियां थी, अजमेर और दिल्ली। इसके अलावा ये पहले ऐसे शासक थे जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे, अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा थे, हेमू के पहले। तो अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान थे। अब इन्होंने संयोगिता से शादी की, ये सब आपको पता होगा, है ना। तो खैर हम इतनी स्टोरी में तो नहीं जाएंगे, पूरा डिटेल मैंने पीडीएफ पर आपको उपलब्ध करवाया है। जब जयचंद फिर क्या करता है कि बदला लेता है, एक बार तो 1182 में होता आमना सामना, और ये बुंदेलखंड में होता है, छतरपुर के पास। बुंदेलखंड में जब परमारी देव पर पृथ्वीराज चौहान आक्रमण कर देते हैं तो जयचंद को भी एक अवसर मिल जाता है, वो भी अपनी आर्मी पहुंचाता है, पर हार का मुंह देखना पड़ता है और इस युद्ध में उदल की हत्या हो जाती है चामुंडा राय के द्वारा, जो कि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था। तो एमपी की घटना है 1182। नवीन अनुसंधानों के माध्यम से सिंधु सभ्यता का विस्तार देखने को कहां मिलता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था। ये मध्य प्रदेश और कर्नाटक में देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा नर्मदा घाटी, यहां पर आप देखेंगे कायथा में मिले हैं, नर्मदा घाटी में मिले हैं, नावदा टोली वगैरह है, और कर्नाटक जो है वहां तक इसका विस्तार देखने को हमें मिलता है। निम्नलिखित में से पुरुषार्थ का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर था बी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहां पर आप पाएंगे धर्म शब्द का अर्थ था धारण करना। इसके अलावा इसमें यह भी था कि धर्म को प्रजा को धारण करना, धर्म व्यक्ति के कर्तव्यों और सत्कर्मों एवं गुणों की ओर ले जाता है। अर्थ का क्या बताया गया था? देखिए अर्थ का यह बताया गया था क्षेत्र धर्म की अपेक्षा अधिक व्यापक व मान गया है, इसका मान बड़ा होता है। काम का बताया गया है भारतीय धर्म दर्शन के अनुसार काम का मुख्य उद्देश्य संतान उत्पत्ति तथा वंश वृद्धि करना है। मोक्ष का बताया गया है जो चौथा है आपका मन, यह कहे कि मनु के अनुसार तीनों ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण जो है उसको पूरा कर दीजिए, चुका दीजिए, उसके बाद अपना ध्यान जो मन है वो मोक्ष में लगाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर था बी। अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर बुलंद दरवाजा बनवाया, तो फतेहपुर सिकरी में इसमें उसने किसकी स्थापना की? अब प्रश्न यह था कि फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बन गया, पर फतेहपुर सिकरी में और क्या किया उसने? दीने इलाही धर्म चलाया, नौरोज या इबादत खाने की, या तौहीद ए इलाही की स्थापना की? तो यहां पर आंसर करना था आपको सी, इबादत खाने की। इसमें क्या होता था, अकबर ने सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करते हुए फतेहपुर सिकरी में जिस उसका विजय था, गुजरात का विजय, उसके उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो इबादत खाने की स्थापना के धार्मिक परिचर्चाओं है, तो यहां सभी धर्म के लोगों को वह आमंत्रित करता था। कलिंग युद्ध का सबसे अधिक प्रभाव यह रहा कि इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध में अशोक की जीत हुई, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, अशोक ने इसके बाद युद्ध न करने की प्रण लिया या प्रतिज्ञा ली। तो डी इसका राइट आंसर था कि इतना नरसंहार देखकर अशोक विचलित हुआ और उसने अपने हथियारों को छोड़ दिया और उसने प्रण ले लिया कि आज के बाद वह अब कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। तो कलिंग युद्ध का यह प्रभाव होता है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद दया नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। रिवर साइड जरूर याद रखें, कई बार एमपीपीएससी हो वहां पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 261 ईसा पूर्व की यह घटना थी, काफी सारे लोग यहां पर मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए और कम से कम यहां पर 1.5 लाख सैनिकों को कैद कर लिया गया था। अब समझ सकते हैं कि इतना नरसंहार देखकर कोई भी विचलित हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि उसने अस्त्र त्याग की घोषणा कर दी उसी समय, और वह वहां से मथुरा गया और मथुरा में उपगुप्त नामक
जो बौद्ध भिक्षु थे उनके संपर्क में आए और उसने फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। पर यह जरूर याद रखें कि इसके पूर्व उसका धर्म क्या था, तो वो ब्राह्मण था। ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से किसने विद्रोह की आशंका की समाप्ति के लिए शराब तथा अन्य मादक पदार्थों पर रोक लगा दी और सामाजिक एवं वैवाहिक रिश्तों, उच्च परिवारों के बीच पर भी रोक लगा दी? ऐसा कौन सा शासक था जो नहीं चाहता था कि विद्रोह हो या फिर कहीं वैवाहिक हो, रिश्ते हो? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब कुछ मैनेजमेंट कर दिया था। इसके लिए राइट आंसर लगाना था आपको ए। रजिया सुल्तान ने अपने सेनापति को ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। जियानुद्दीन जुनैद, तजुमुलक, मिनहाज या ताजुद्दीन संजर? इसका राइट आंसर था डी, ताजुद्दीन संजर। रजिया सुल्तान जब 1238 में दिल्ली सल्तनत पर बैठी थी, प्रथम महिला मुस्लिम भारतीय इतिहास की, इसने क्या किया कि ग्वालियर में अमीर दाद करके एक व्यक्ति था जो वहां पर ग्वालियर किले का कारभार संभालता था। तो उससे इसे डर था कि कहीं वह विद्रोह ना कर दे, अमीर दाद जुनैदी। तो उसके विद्रोह को दबाने के लिए वह क्या करती है कि अपने विश्वसनीय सेनापति जो उसके अंडर में था उस समय, तो ताजुद्दीन संजर को बड़ी सेना लेकर वह ग्वालियर की ओर रवाना कर देती है। तो बिल्कुल एमपीपीएससी लेवल का प्रश्न था। इसका राइट आंसर था डी। वल्लभी संबंध प्रारंभ ई में हुआ? यहां पर राइट आंसर करना था सी, 319। कुछ ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं था। गुप्त संबंध को ही वल्लभी संबंध कहा जाता है। यह गुप्त वंश शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा, है ना, ये याद रखना आपको। असीरगढ़ पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करता कौन था? देखिए यहां पर राइट आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी से लौटते समय 1295 का घटना शिलालेख प्राप्त हुआ, और इसके अलावा ऑन रिकॉर्ड है यह 1295 की। ठीक है, और इसके बाद अगर किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं या फिर कहीं पे ढूंढ रहे हो या फिर कहीं विकिपीडिया कर रहे हो तो वहां पे तो आपको नहीं मिलेगा ये, इसका शिलालेख उपलब्ध है। इसके अलावा राजवंश रिकॉर्ड जो चौहान डायनेस्टी है वहां पर इसका ऑन रिकॉर्ड है। तो 1295 का घटनाक्रम है जब अलाउद्दीन खिलजी असीरगढ़ पर चढ़ाई कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि वहां का जो चौहान राजवंश था, तो कहीं निमाड़ के कहीं छोटे राजपूत या भील सरदार जमींदारों को इसने खत्म कर दिया, और एक राजकुमार था रिंसी, रिंसी को छोड़कर वो फिर यहां से चला गया। इसके बाद चौहान राजवंश ने वहां से पलायन किया और ब्रह्मपुर क्षेत्र का जो है पिपलोद में जाकर वह शिफ्ट हो गए। तो ये पिपलोद आज भी है, पिपलोद जागीर। नरे नाला युद्ध संबंधित है। कई बार आपने मध्य प्रदेश में यह जरूर सुना होगा कि जब आसिफ खान शाही आज्ञा लेकर रानी दुर्गावती पर आक्रमण कर देते हैं, तो ये आपने पढ़ा है। पर अब कभी ये नहीं आपने पढ़ा कि वो युद्ध किस नाम से चर्चा में आया, किस नाम से उसको पुकारा गया। क्योंकि जब कोई युद्ध होता है तो उसको एक नाम दिया जाता है, जैसे पानीपत का हो गया, खानवा का युद्ध हो गया। तो ऐसा ही एक युद्ध था नरे नाला। मान लीजिए एमपीपीएससी में प्रश्न आ गया, फिर आप क्या करते हैं? इसका राइट आंसर था ए, मंडला। कन्नौज के लिए त्रिशक्ति संघर्ष में कौन सी शक्ति सम्मिलित नहीं थी? यहां पर आंसर करना था चंदेल राजवंश, ये शामिल नहीं हुए। नैषध चरित्र नामक नल दमयंती संबंधित महाकाव्य किसने लिखा था? यह कन्नौज के राजा जयचंद का दरबारी कवि श्रीहर्ष था, यह उसकी रचना है श्रीहर्ष की। अगला प्रश्न था कांची विश्वविद्यालय संस्कृत शिक्षा केंद्र कहां था? इसका राइट आंसर था बी, तमिलनाडु में था ये। और यहां पर न्यायभास के जो रचिता है लेखक वात्स्यायन, वह यहां का पंडित था। तो वात्स्यायन कहां का पंडित था? कांची का। सबसे बड़ा संस्कृत का शिक्षा केंद्र था साउथ का।
डंडी इनमें से किसका राज कवि था? दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश था जिसका राज कवि था डंडी? तो नरसिंह वर्मा सेकंड, बी, इसका ये दरबारी कवि था। भारतीय संस्कृति का प्रवेश द्वार कहा जाता है? जावा को, सुमात्रा को, मलय को, चंपा को। इसका राइट आंसर था सी, मलय को कहा जाता है। ये सुदूर पूर्व भारतीय संस्कृति का प्रवेश द्वार कहा जाता था। तकोल यहां का प्रमुख व्यापारिक स्थल है। तो इसका राइट आंसर था सी। बांधवगढ़ में चट्टानों पर विष्णु के अवतारों की प्रतिमाओं को किसने उकेरा था या उत्कीर्ण करवाया था? तो यहां पर आंसर करना था युवराज फर्स्ट। अब युवराज फर्स्ट का एक मंत्री था गोलक, और यह कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में। ब्रह्मा विष्णु की प्रतिमाओं के लिए, त्रिनेत्र मूर्तियों के लिए यह स्थल प्रसिद्ध है। यहां पर विष्णु जी की 35 फुट की एक लंबी अद्भुत प्रतिमा है जो इसने बनवाया था। इसके अलावा यह 7 फन वाले शेषनाग में लिपटी हुई प्रतिमा है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो यहां पर आंसर करना था हर्षवर्धन। देखिए हर्षवर्धन जो था एक अच्छा उच्च कोटि का कवि भी था, और उसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका इन तीनों की रचनाएं की थी। जबकि इनके जो दरबारी साहित्यकार थे बाणभट्ट कादम्बरी हर्षचरित्र के रचिता है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था सुभाषिती वली के जो रचिता थे मयूर, उनको भी अपने राज दरबार में संरक्षण प्रदान किया। चीनी विद्वान हेनसांग को भी दिया। हेनसांग की सीयू की जो रचयिता का रचना था रचनाकार, उसको भी अपना आश्रय प्रदान किया उन्होंने। अब हर्षचरित्र में हर्षवर्धन की घटनाओं का विवरण है, किस तरह से पुलकेशिन दैत्य के संघर्ष में वो पराजित होते हैं। तो सही डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। सर्वप्रथम किसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की? जेम्स प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेस। ये कब किया इन्होंने? 1837 में। इनको जेम्स प्रिंसेस भी कहते हैं और प्रिंस है, ठीक है, ये दोनों याद रख लीजिएगा। इतिहास के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है? इतिहास एक कहानी है, इतिहास एक महत्वहीन विषय है, इतिहास सामाजिक विज्ञान है, इतिहास सामाजिक विज्ञान नहीं है। तो यहां पर इसका राइट आंसर था कि इतिहास सामाजिक विज्ञान है। अगर समाज में रहेगा तो ही तो विज्ञान रहेगा। पुराण अंधकूप में रश्मि का कार्य करते हैं, ये किसने कहा? इसका राइट आंसर था ए, R.S. त्रिपाठी। मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, यह कथन किस भारतीय शासक का रहा? इसका राइट आंसर था बी, पोरस। कहा जाता है कि जब युद्ध हुआ तो सिकंदर ने पोरस पर अचानक आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में क्या हुआ? हाइडेस्पेस का जो युद्ध था, इस युद्ध में यह हुआ कि जब पोरस को बंदी बना लिया गया और उसको सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया, उसको लेकर आए, उसकी बहुत सारी सेना वैसे भी मारी गई थी। तो उसके साथ पूछा गया, सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करे, तो उसने बड़े गौरवपूर्ण शब्दों में कहा कि राजा की तरह व्यवहार करे आप मेरे साथ। तो इससे सिकंदर उसके व्यक्तित्व से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने उसको उसका राजपाट वापस सौंप दिया और पोरस वापस लौट गए अपने राज्य। सिकंदर वापस लौट गया अपने राज्य पोरस को देकर। सिंधु सभ्यता थी कृषि प्रधान, पशुपालन प्रधान, वाणिज्य प्रधान, अखेट प्रधान। देखिए वाणिज्य प्रधान थी, सी। आप कहेंगे सर वहां तो खेती बाड़ी होती थी, पशुपालन भी होता था। देखिए सबसे महत्वपूर्ण था ये कि ये वाणिज्य प्रधान थे। सूत काटने तथा कपड़े बुनने वाले प्रथम लोग थे ये सिंधु निवासी के लोग। इसके अलावा सिंधु निवासी शिल्पकला में भी बड़े दक्ष थे, ये अत्यंत दक्ष थे। सीप, शंख, हाथी दांत आदि के आभूषणों के बने ये बनाते थे। इसके अलावा खुदाई में तराजू भी यहां पर प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि
अनेक बाढ़ भी मिले हैं, और सबसे छोटा बाढ़ जो मिला है, सबसे छोटा बाढ़ जो मिला है वो कितने ग्राम का है? 13.64 ग्राम का। तो ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा इनके विदेशों में व्यापारिक संबंध थे, विदेशों में संपर्क था, थल व जल दोनों मार्गों से होता था। ठीक है, जहाजों से किया जाता था जल मार्ग से, और बैलगाड़ी से किया जाता था थल मार्ग से। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश की एक जनजाति है पनिका। पनिका ऐसी जनजाति जिसने पृथ्वी पर सर्वप्रथम कपड़ा बुना था। तो एक फैक्ट ये भी है। भारतीय इतिहास में मृत्सिकन या मूर्ति भंजक के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए, भारतीय इतिहास में आप देखेंगे मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी जो था, इसको मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। इसने क्या किया? सोमनाथ पर आक्रमण किया था। और सोमनाथ की अगर हम इतिहास की बात कर ले तो 649 ईस्वी में वल्लभिनी के जो राजा थे मैत्री ने मंदिर के स्थान पर एक दूसरा मंदिर वहां पर बनवाया था, और उसका जीर्णोद्धार भी करवाया। 725 में सिंध के पुराने शासकों ने भी यहाँ पर आक्रमण किया। कोई ये पहला आक्रमण नहीं था इसका, मोहम्मद गजनवी का। ठीक है, इसके पहले भी आक्रमणकर्ता यहाँ पर आए हैं। 725 में एक आक्रमण हुआ। इसके अलावा मंदिर को नष्ट कर दिया गया है यहाँ पर। फिर नागभर द्वितीय ने यहां पर बलवा पत्थरों का उपयोग करके 815 में इसका तीसरी बार निर्माण करवाया। और फिर मोहम्मद गजनवी जो है 1026 में इसने सोमनाथ पर आक्रमण कर दिया, और यहां से कीमती गहने संपत्ति को लूटपाट करने के बाद मंदिर में जो तीर्थयात्री आए हुए थे उनका वध कर दिया इसने, मंदिर को जलाकर नष्ट कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि 1026 1042 के दौरान सोलंकी राजा जो भीमदेव थे, उन्होंने, इसके अलावा राजा भोज, अनिलवाड़ के, पाटन के राजाओं ने, इन सभी ने यहाँ पर चौथे बार में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। तो यह आपको याद रखना है। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई भी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, ये 48 नंबर का क्वेश्चन था ये। हमारे 2 क्वेश्चन मिस हुए हैं, डोंट वेरी। मजमा अल बहरैन किसकी रचना थी? एक वो वाला 46 नंबर का, तो मैं आपको बता देता हूं, वह दारा सिकों की रचना थी, जो पीडीएफ पे आपको मिल जाएगी। 47वां क्वेश्चन जो मिस हुआ है वो यह था, पंच महाव्रतों में प्रथम 4 का प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका जो राइट आंसर मिलेगा आपको, भगवान पार्श्वनाथ। इनकी पूरी डिटेल दी गई है, पीडीएफ पे आपको मिल जाएगी। चलिए, तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी इस पे चर्चा कर रहे थे। ये 48वां क्वेश्चन था आपका। तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इसमें क्या हुआ था कि बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और इसमें आप पाएंगे कि जो अध्यक्ष था महाकौशप थे, और इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त व विनय पिटकों में बांटा गया था। ठीक है, विनय पिटक जो त्रिपिटक के का एक भाग है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसकी डिटेल आपको बहुत जल्दी और भी मिल जाएगी, पीडीएफ पे से भी अवेलेबल है। इसके अलावा इनमें से कौन सा शासक महावीर और बौद्ध दोनों का समकालीन था? इसमें आपको आंसर करना था कुनी। आप सोच में पड़ गए कि कौन था? ये कोई और नहीं था, ये अजात शत्रु जो था उसका नाम था ये। ए इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न था, आर्यभट्ट का काल था, इसका राइट आंसर था ए मौर्य काल। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट का जन्म 13 अप्रैल 476
को केरल में हुआ था। और ये अपने अध्ययन के लिए जब नालंदा आए तो नालंदा विश्वविद्यालय में आए पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई की अवधि में इन्होंने यहाँ पर 23 वर्ष की आयु में जब पहुंचे थे तो एक पुस्तक लिखी जिसकी सराहना करते हुए वहां के तत्कालिक जो शासक थे बुद्धगुप्त ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान बनाया। अगला था मदरसन संस्कृति किस संस्कृति को कहते हैं? हैंड एक्स संस्कृति, इसका राइट आंसर था सी। मध्यपाषाणकालीन मानव शिकार के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करता था उनमें अधिकांश किसके बने होते थे? इसका राइट आंसर था ए हड्डी। आपके मन में आ रहा है पत्थर, देखिए अधिकांश में पूछा गया, अधिकांश इसमें हड्डी के ज्यादा बने हुए रहते थे, ठीक है ए। और पुराणों में भी आपने देखा होगा जो इंद्र भगवान का जो व्रज है वह एक हड्डी का औजार है, हथियार है उनका। मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार करना, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, धन संपदा प्राप्त करना। इसका राइट आंसर था डी धन संपदा प्राप्त करना। इसी उद्देश्य से उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। नाव का प्रयोग सर्वप्रथम किस संस्कृति में किया गया? इसका राइट आंसर था ताम्रपाषाण काल में। इनमें से कौन मध्य प्रदेश से हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का दक्षिण पश्चिम का सेनापति था? तो यहां पर आंसर करना था ए रामचंद्र। कौन थे रामचंद्र? सॉरी राम सिंह, डी। अब कौन थे राम सिंह, ये आपको पता होना चाहिए। तो राम सिंह तोमर राजवंश के थे, ग्वालियर के। इसके अलावा इनके 3 पुत्र भी यहां पर मारे जाते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सर्वाधिक उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से क्या प्रतीक होता है? इसका राइट आंसर था ए प्राकृतिक प्रकोप। अब इसमें क्या हुआ, देखिए जल प्लावन अधिक हो गया, यहाँ पर नदियों ने अपने रास्ते बदल लिए, भूकंप आया, बहुत सारी चीजें हुई। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह था कि रावी व सिंधु नदी ने अपना दिशा परिवर्तन कर लिया था। तो यह सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो ये किस में आएगा? आपका प्राकृतिक प्रकोप में आएगा, मुख्य में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक रूप में संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर था बी इल्तुमिश। अकबर द्वारा राष्ट्र एकता के जो प्रयास किए गए उनमें से सबसे अधिक निम्नलिखित में से एक ने लोगों को अपनी ओर प्रभावित नहीं किया। इसका राइट आंसर था ए दिन है इलाही धर्म इसका फेल रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी वर्तमान युग में हिंदुओं के द्वारा पूजे जाने वाले किस देवता की पूजा करते हैं? इसका राइट आंसर था डी शिव। अब सभी को पता होगा कि आपने पढ़ा भी होगा इतना तो। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे जॉन मार्शल 1902 और 1928 के बीच में जो सिंधु घाटी का दौरा करते हैं ये, और वहां पर भगवान शिव के रूप में एक पशुपति की सील प्राप्त होती जिसमें उस मोहर में बाघ है, भैंसे का चित्र अंकित है, गेंडा है, आपका हाथी है और हिरण, इन पशुओं के चित्र वहां पर अंकित हैं उस सील के अंदर। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ठीक है, अच्छी थी, वैदिक काल में बढ़िया स्थिति थी उनकी। बौद्ध वास्तुकला का प्रारंभ कब से हुआ? अशोक के समय से हुआ। सांची स्तूप वगैरह, भरूच स्तूप वगैरह ये हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा, और भी भारत में अन्य स्थानों पर भी इससे कंस्ट्रक्शन है अशोक के समय के। अंग्रेज फ्रांसीसियों की सत्ता नष्ट करने में सफल हुए क्योंकि अंग्रेज अफसर बड़े चतुर थे, अंग्रेज अधिक साधन संपन्न लोग थे, है ना। ये अंग्रेजों की समुद्र शक्ति बड़ी चढ़ी थी, भारतीय शासकों का उनको सहयोग था। तो यहां पर आप पाएंगे कि अंग्रेजों की जो समुद्री शक्ति थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी, इस वजह से वो जीत गए। इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसी सम्राट जो लुईस थे, लुई 14वें के मंत्री कार्लबर्ट जब 1664 में फ्रेंच इंडिया कंपनी की स्थापना की उन्होंने यहाँ पर भारत में। इसके बाद 1667 में क्या हुआ कि सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी और 1742 तक
फ्रांसिस में डुब्ले नामक फ्रेंच गवर्नर भारत आया था। फ्रांसिस डुब्ले। अब डुब्ले जब भारत आया तो इसने बहुत ही महत्वाकांक्षी था ये, पर वाड़ीवंश वाड़ीवंश का जो युद्ध हुआ उसमें ये क्लाइव के हाथों हार का मुंह देखना पड़ता है और उसके बाद इनको एक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। इसके बाद पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। पर इनकी जो राज सत्ताएं थी वो भारत में कब तक रही, तो 1956 में फ्रांस को भारतीय की बस्ती पांडिचेरी, नागर हवेली और माही से अपना अधिकार ढोना पड़ा। इसका कुछ क्षेत्र तो बचा रहा जिसमें पांडिचेरी जो था 1947 में भारत आजाद हो गया, पर फ्रांसीसियों की जो सत्ता थी वो 1956 तक भारत में रही। तो यह आपको याद रखना है। पेशवा ने किस संधि में सहायक संधि की सभी शर्तें मान ली? ए, बेसिन की संधि। अब बेसिन की संधि क्या थी? बेसिन की संधि में हुआ यह था, एक हमारा क्वेश्चन और मिस हुआ है आपका, इलाहाबाद की संधि, सॉरी, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये 1765 में। अब इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के पुत्र शहंशाह शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी, इन दोनों के बीच हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। 1764 की बक्सर लड़ाई का एक परिणाम था जिसमें इनको हस्ताक्षर करने पड़ते, जो कि भारतीय इतिहास में इलाहाबाद की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब ये थी आपकी बेसिन की संधि। पेशवा ने की संधि में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए या अंग्रेजों की शर्तों को स्वीकार कर लिया था ब्रिटिश इंडिया की। तो यहां पर आपको आंसर करना था बेसिन की संधि। बेसिन की संधि क्या थी, आइए समझ लीजिए। वेलजली जो था एक साम्राज्यवादी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और उसने आते ही मराठों के ऊपर अपना साम्राज्यवादी चक्र शुरू कर दिया था। इसमें हुआ यह था कि मराठों के ऊपर इसने बड़ा दबाव डाला और बाजीराव द्वितीय जो थे उन पर इन्होंने हमला किया, जिसमें होलकर और सिंधिया लोग शासक भी शामिल थे। तो इन सभी को हार का मुंह देखना पड़ा और पुणे के पास ये बेसिन की संधि की गई जहां पर ये लोग हार गए थे। 31 दिसंबर 1802 को ये संधि हुई और सारी शर्तों को इन्होंने स्वीकार कर लिया, जो भारतीय इतिहास में या कहें कि मराठा इतिहास में बेसिन की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? यह प्रश्न बार बार आता है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। इसका राइट आंसर था मीर जाफर। मीर जाफर बंगाल का नवाब था। 23 अक्टूबर 1764 की यह घटना थी और इसी के बाद इलाहाबाद की संधि को पढ़ा था हमने, ये इसी के बाद होती है। अब कहां पर ये युद्ध लड़ा गया था वो भी आपको पता होना चाहिए। कथकोली में लड़ा गया था ये जरूर याद रखें। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ये हुआ था सबको, जो कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एक सेनापति था और अवध के नवाब सुजातुल्ला और मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था कि 3.5 घंटे की यह लड़ाई टोटल। तो बक्सर का युद्ध आपको याद रखना है। दास प्रथा के विरुद्ध कानून कब बनाया गया था? तो यहां पर आपको राइट आंसर करना था 1843 में। डी, वैदिक काल में पूजा पद्धति का मुख्य आधार क्या था? सी, यज्ञ। चीनी यात्री फयान अपनी भारत यात्रा के दौरान कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो ये राइट आंसर था 6 वर्ष। 15 वर्ष का इसने पूरा अपनी यात्रा का विवरण बिताया है, जिसमें से 6 वर्ष ये भारत के अंदर व्यतीत करता है। तो यह आपको याद रखना है। अब ये कहां से आया था? तो ये चीन का जो बुयंग करके क्षेत्र है वहां से निकला था। चीनी भाषा में फा का अर्थ धर्म होता है, हिन का हियान का अर्थ आचार्य होता है और इन दोनों फ और हियान को मिलाकर फयान हुआ, अर्थात एक आचार्य को कहा जाता है वहां पर। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। इसने 399 में वहां से प्रस्थान किया। अब डायरेक्टली भारत नहीं आया था, हुआ यह था कि ये भारत आने से पहले
अन्य स्थानों की ओर गया। जैसे चाइना से निकला तो ये अन्य स्थानों की ओर भी आगे बढ़ता है। कुछ मानचित्र से समझ लीजिए थोड़ा सा संक्षिप्त में। जैसे चाइना है तो चाइना से निकला, जैसे इंडिया नहीं आया, ये ऐसा बाहर गया घूमता फिरता, फिर यहाँ आया वापस, फिर इधर गया, फिर वापस पलटा, फिर यहाँ पर आया, है ना। पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र वर्तमान का उधर गया सिंधु नदी के साइड, फिर वहां से सीधा ऐसे आया पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गया, फिर उज्जैन गया, माहेश्वर गया, मांडू गया, ठीक है। फिर इधर बंगाल भी गया, यहाँ पर एक बंदरगाह के यहाँ पर भी इसने निर्माण करवाया। तो इस तरह से इसने पूरे 6 वर्ष यहाँ पर बिताया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक कौन थे? लॉर्ड मैकाले इसका राइट आंसर था बी। सन 1266 में ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की सत्ता किसने संभाली? इसका राइट आंसर था डी बलबन। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किन राजाओं के शासनकाल में अजमेर आए थे? राइट आंसर था ए चौहान डायनेस्टी। भक्त कवियों में एक का कार्य क्षेत्र बंगाल था। इसका राइट आंसर था आपका चैतन्य महाप्रभु। हरिहर बुक्का ने किस राज्य नगर की स्थापना की? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने 1343 में ये स्थापित किया था। कहाँ के? तो होशियल के जो बल्लाला के पड़ोसी राज्यों की इन्होंने नष्ट कर दिया और उसको इन्होंने स्थापित किया था। अब विजयनगर साम्राज्य पर कुल कितने राजवंशों का आधिपत्य रहा? तो 4 प्रमुख राजवंशों का आधिपत्य रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से एक हिंदू मुस्लिम धार्मिक आडंबर के कुट आलोचक थे। राइट आंसर था डी कबीर। स्वतंत्र भारत ने अशोक से जो कुछ प्राप्त किया उसमें प्रमुख क्या है? धार्मिक सहिष्णुता की नीति, बी। बी इसका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी देशों में भारतीय ज्ञान व दर्शन को प्रतिष्ठित करने में या स्थापित करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया? बी स्वामी विवेकानंद जी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह पुत्र फिरोज शाह, देखिए इसको अपडेट कर दिया गया है और कुछ पीडीएफ में अगर गया है वहां पर, अगर आपको पीडीएफ मिली है तो वहां पर बाय मिस्टेक टाइप हो गया है मोहम्मद, तो मोहम्मद और व्याख्या में फिरोज शाह दिया गया है, तो जो फिरोज शाह है वह माना जाएगा, ठीक है। तो फिरोज शाह यहां पर नेतृत्व संभालते हैं। अब इसका नाम क्या था? वास्तविक हुमायूं। राइट आंसर था सी मंदसौर। कुछ दिन धार के किले के अंदर रहता है, वहां विद्रोहियों से मिलता है, ठीक है, उनको एकत्रित करता है, इंदौर के विद्रोहियों को भी मिलता है, उनको भी बुलाता है चलो आ जाओ साथ में। और फिर जब धार किले पर ब्रिटिश अधिकारियों ने हमला कर देते तो वहां से ये निकलकर कहां प्रस्थान करते हैं? मंदसौर की ओर। भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? बी बरकतुल्ला जी। फिरोज तुगलक का निम्नलिखित में से एक सुधार राज्य की आय बढ़ाने में सहायक हुआ? एक कृषि सुधार, इसका राइट आंसर था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन था? ए चाणक्य, जिसने नर्मदा नदी के तट पर तपस्या की थी और यहीं पर पुलिकेशन माफ करना सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ योजना पर काम किया था। 303 ईस्वी में इसने यहां पर तप किया था नर्मदा नदी के तट पर भरूच में, गुजरात, और सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ एक योजना पर काम किया। इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ पर जिस सम्राट के विजय का वर्णन है उसका नाम क्या है? बी समुद्रगुप्त। इसके अलावा अंदर वाला जो लेक है, उस अंदर वाले लेक में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो शंतनुत गुप्त का भी विवरण मिलता है जिसमें उसने हुनों को हराया, उसके बारे में बताया जाता है। तो 2 शासकों के लेख वहां से आपको मिलेंगे। प्रयाग। जब बालक 1 वर्ष का या 3 वर्ष का होता है तो उस समय कौन सा संस्कार किया जाता है? चूड़ाक्रम संस्कार, इसका राइट आंसर ए था। गया में महाबोधि मंदिर दिशा भगवान
बुद्ध की मूर्ति जो कि इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है, इसका निर्माणकर्ता कौन सा राजवंश रहा है? इसका राइट आंसर है पालवंशीय राजवंश। क्या याद रखोगे? पालवंशीय राजवंश। 27 जून 2002 को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। हड़प्पा के खंडरों के बारे में सर्वप्रथम लेख किसने लिखा था? सर पहले सर कौन सा व्यक्ति था जिसने हड़प्पा के खंडरों को देखा था? तो मैसन पहला व्यक्ति था जो आगरा छावनी से या कहें कि अपने ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज होकर सिंध की ओर चले जाता है और वहां पर वो जब भटकता है तो उस समय उसको यहाँ पर ये खंडरों का पता चलता है, जो अपने एक लेख में इसको लिखता है। और ये कब का है? 1826। याद रखिए ये आगरा छावनी का एक सैनिक था। पंजाब पर अधिकार किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 1885 में लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा के द्वारा दिलीप सिंह को हराकर पंजाब को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया था। और ये भी पता है आप लोगों को कि जो तीसरा अंग्ला सिख युद्ध लड़ा गया था 1848-49 का, जिसमें चिलियावाला में लड़ा गया था। चिलियावाला कहां पड़ता है ये भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो अभी गुजरात वाला भाग है। ये चिलियावाला कहां पड़ता है? ये गुजरात में आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में प्राचीन जैन मंदिरों की श्रृंखला किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? इसका राइट आंसर है बी खजुराहो। निम्नलिखित में से एक संत कवि प्रेम मार्गी भक्ति के शाखा के हैं? मलिक मोहम्मद जयासी पद्मावत के रचयिता। नवपाषाण काल में सर्वाधिक प्रयोग किस उपकरण का किया जाता था? इसका राइट आंसर है बी कुल्हाड़ी। सनोली कौन से राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है सी उत्तर प्रदेश का बागपत जिला। सनोली की खुदाई में एक 14 वर्ष की लड़की का शव मिला है, जिसको पुरातात्विक खोजकर्ताओं ने क्या नाम दिया? इसको प्रिंसेस नाम दिया है। डी। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर संरचना एवं भवन निर्माण। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, यह कथन किसका था? 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको यहां पर, चारों में आप देखेंगे यह कथन बेकन का था। बी। अशोक के धम्म की परिभाषा कहां से ली गई? ऋग्वेद वगैरह, अर्थवेद, अथर्ववेद। तो यहां पर आपको आंसर करना था राहुल वादसूत्र। डी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अशोक। ए। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुत्तमल्लयाद की रचना किसने की? कृष्णदेवराय। डी। और इन्हीं के दरबार में था तेनाली रामा। नाम तो सुना होगा, इस पे धारावाहिक भी बना हुआ है, तेनाली रामा कृष्णदेव राय। और इसी के समय आल्बकुर का जो पुर्तगाली गवर्नर वो आता है, भटकल में एक किला बनवाने की परमिशन भी लेता है। और तेनाली रामा की जो रचना है, पांडुरंग रचना है उनकी, महामात्यम, पांडुरंग महामात्यम, तेनाली रामा की रचना। मध्य प्रदेश में प्राचीन जैन मंदिरों की संख्या किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? बी खजुराहो। रिपीट क्वेश्चन है। सामंतों का संघ कहा जाता है गणतंत्रों को? बी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ्या की बाबरी किस भाषा में लिखी? ए तुर्की। सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले मानव कौन थे? बहुत ही सिंपल था ये, होमो इरेक्टस। बी। और इस तरह से 100 प्रश्न यहाँ पर संक्षिप्त में आपको बताए गए हैं। पीडीएफ में फुल डिटेल आपको पढ़ने को मिल जाएगी। पीडीएफ जरूर आप डाउनलोड करें और विजिट करें C9 के कुरुक्षेत्र को और ज्वाइन करें